हेलो बच्चों, आप लोगों को पिछले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है वो सिखाया गया था। और अगर आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं याद किया है, सिर्फ कि कैसे याद रखना है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने नहीं याद रखा है तो पीरियोडिक टेबल का जो लेक्चर नंबर 1 है, आप उससे पीरियोडिक टेबल को पहले याद कर लीजिए और फिर यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आपने याद कर लिया तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है जनरली बुक्स में, या आप लोगों को जो एक पीडीएफ दिया गया है पीरियोडिक टेबल का, आप उसको भी देख सकते हैं। एक्चुअल में इस पीरियोडिक टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है, ये ऐसा ही क्यों दिखाई दे रहा है और इसको बोलते क्या है, तो वन बाय वन एक एक बात देखते हैं। तो जो आपको पीरियोडिक टेबल आज की डेट में बुक्स में दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला चीज हो गया, नेम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा हमको ये समझना है कि जो पीरियोडिक टेबल हमको दिखाई देता है या जो हम लोग पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। ये बहुत जरूरी बात होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे रैंडमली ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया, किसी को अच्छा लगा तो इधर इसने 2 कॉलम रख दिए, इधर बीच में 10 कॉलम रख दिए, उधर 6 कॉलम रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिकल है। उसी लॉजिक को समझना है। आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने के लिए एक नंबर सिखाया था और वो नंबर था 122, 334, 345, 456, 456, 7, 5, 6, 7। इस नंबर का सिग्निफिकेंस आप जानते हो। अब इसी नंबर से हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। जैसे 1 है तो 1 से क्या आ गया 1s, 2 से कौन आ गया 2s, 2 से अगला नंबर 2 से कौन आ गया 2p, 3 से कौन आ गया 3s, फिर कौन आ गया 3p, 4 से कौन आ गया 4s, फिर कौन आ गया अगला वाला 3d। हमको जितना भी समझना है वो उतना, जितना भी हमको एक्सप्लेन करना है वो इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए अपन यहां से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें जो हमने सबसेल पढ़े हैं वो 4 सबसेल्स पढ़े हैं, SPDF। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही 4 सबसेल्स होते हैं, सिर्फ SPDF होता है। आप सबको पता है इसके आगे भी सबसेल्स होते हैं, बट जितने एलिमेंट्स आज की डेट तक नोन है, जितने एलिमेंट्स आज की डेट में पता है लोगों को, उतने एलिमेंट्स तक हमको रिक्वायर्ड सबसेल्स F ही है, मतलब F तक के ही सबसेल रिक्वायर्ड है। इसीलिए आपको वहीं तक पढ़ाया जाता है। एक बार फिर बोलता हूं, आप लोगों को 4 सबसेल्स पढ़ाए गए SPDF। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि F के आगे कोई सबसेल नहीं होता। आपको पढ़ाया जा चुका है कि F के आगे की कौन कौन से सबसेल्स होते हैं। तो फिर सर यही चारों क्यों पढ़ते हैं? तो उसका कारण आज की डेट तक जितने एलिमेंट्स नोन है या जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उसमें से कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, डजंट मैटर। जितने एलिमेंट्स आज की डेट तक नोन है उनको बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो हमको सिर्फ 4 सबसेल्स की ही जरूरत है। वो कौन कौन से? S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल। इसीलिए आपको यहीं तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अपन अब देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल हमको दिखाई देता है ऐसा शेप, उसके पीछे का कहानी क्या है। बहुत ध्यान से समझना। 1 से क्या हो गया 1s, 2 से 2s, सेकेंड वाले 2 से 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, अगला वाला 4 लिखेंगे तो 4p, ऐसे चलता जाएगा। अब इसके आगे ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। अब देखो यहां पर आपको पीरियोडिक टेबल का शेप समझना है कि ऐसा कहां से आया, क्यों आया। तो हम एक ऐसा जगह ढूंढेंगे इसमें से जहां पर सभी सबसेल्स अपने को दिख जाए, मतलब S सबसेल भी दिख जाए, D भी दिख जाए, P भी दिख जाए, सारे दिख जाए। तो अगर तुम ये इस प्लेस को देखो, यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? S भी दिख रहा है, D भी दिख रहा है और P भी दिख रहा है। यहाँ पे F नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है उसका कारण अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इसको देखो तो यहाँ S है, फिर D है, फिर P है। तो इससे ये समझ में आया कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन या जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में जाता होगा वो सबसे पहले आएंगे पीरियोडिक टेबल में। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन D सबसेल में जाता होगा वो बीच में आएंगे, और फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में जाता होगा वो 3rd नंबर पे आएगा। तो अगर पीरियोडिक टेबल को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल तुमको
तीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट यहां पर देखो, दो वर्टिकल कॉलम्स है, एक्चुअल में दो वर्टिकल कॉलम ये एस के हैं, दो ही क्यों हैं अभी समझेंगे अपन। फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं, वो डी के हैं। और फिर अगर देखो पी के 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ये किसके हैं, पी के हैं। तो पीरियोडिक टेबल को अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको बाकी नंबर्स की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं उसको हटा देता हूं, सिर्फ हमको इससे काम चल जाएगा। तो मैं सबको हटा देता हूं और वही रखता हूं जिसकी हमको जरूरत है। हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता होगा वो सबसे पहले आएंगे। ये दो जो है वो एस ब्लॉक हो गए, इसको क्या बोला जाएगा, इन दोनों को एक साथ एस ब्लॉक। उसके बाद सेकेंड नंबर पर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता होगा, उसको हम डी ब्लॉक बोलेंगे। ऐसे कितने होंगे, 10 होंगे। उसके बाद ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता होगा वो सबसे बाद में आएंगे, देखो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, और उनका नंबर कितना होगा, 6 होगा। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। तो ये पूरा एक साथ बोला जाएगा एस ब्लॉक, ये पूरा एक साथ क्या बोला जाएगा, एस ब्लॉक। ये हो गया बच्चों एस ब्लॉक। ये पूरा एक साथ क्या बोला जाएगा, तो आंसर है यहां से लेकर के यहां तक का क्या बोला जाएगा, डी ब्लॉक। और एस के बाद डी, डी के बाद कौन हुआ, पी, तो यहां पर इसको बोला जाएगा पी ब्लॉक। तो ये हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले कौन आया, एस ब्लॉक आया, एस ब्लॉक के बाद कौन आया, डी ब्लॉक आया, और डी ब्लॉक के बाद कौन आया, पी ब्लॉक आया। ऐसा ही क्यों आया वो आपको यहां समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर, तो यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक है, यहां पे दोनों एस ब्लॉक है, और वहां पर 6 जो है वो पी ब्लॉक है। अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर 2 ही क्यों है, यहां 10 क्यों है और यहां 6 क्यों है। चलो देखते हैं। एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर और सिंपल बात करें तो एस में पॉसिबिलिटीज क्या है, तो एस में एक पॉसिबिलिटी क्या है, S1 की, और एक पॉसिबिलिटी S2 की। तो एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होगा, एक S1 की और एक S2 की, कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो और एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए एस के अंदर कितने यहां पर कॉलम्स है, 2 कॉलम। डी की बात करें तो डी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10, सबको पता है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर में हो सकता है तो यहां पॉसिबिलिटीज भी कितनी होंगी, 10। इसलिए यहां पर डी ब्लॉक के अंदर 10 आपको वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे। बात आता है पी में। अगर आपको याद हो पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सर, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो P में 6 पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए यहां पर टोटल 6 वर्टिकल कॉलम्स है। एक बार फिर बोलता हूं, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एस में पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 पॉसिबिलिटीज है, एक S1 और एक S2। इसलिए एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्टिकल कॉलम्स है। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। ऐसा भी बोल सकता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स क्यों है, तो वाई 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। तो आंसर जाएगा भाई एस ब्लॉक के अंदर या एस के अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक S1 और एक S2, इसलिए यहां पर 2 ग्रुप है। बात करते हैं डी की। अगर आपको याद हो डी के अंदर, अगर मैं डी को लिखता हूं तो आपको याद होगा डी सब सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 5। मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। तो यहां पर 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 10 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए यहां पर 10 ग्रुप्स हैं। हर एक पॉसिबिलिटी के लिए एक ग्रुप।
अब वो बीच में कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो इसी के अंदर अपने को लिखने पड़ते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं भाई, डी के अंदर, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसलिए 10 पॉसिबिलिटीज है। हर एक पॉसिबिलिटी के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो टोटल 10 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए यहां पर 10 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बात करते हैं पी की, तो पी ब्लॉक के अंदर अगर अब तुम पी सबसेल को देखो, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन तीनों में मिला के मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, या सिंप्लीफाई करें तो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसलिए यहां पर 6 ग्रुप्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 ग्रुप फॉर 1 पॉसिबिलिटी। जैसे यहां पर P1, यहां पर P2, यहां पर P3, यहां पर P4, यहां पर P5 और यहां पर P6। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल तरीका बताता हूं। आपके घर में मैक्सिमम 6 पर्सन रह सकते हैं, तो आपसे पूछा जाए इसमें आप पर्सन अगर रखते हो, लोग रखते हो, तो क्या हो सकता है? आप लोग, सर मैं एक आदमी को रख सकता हूं, 2 को रख सकता हूं, 3 को रख सकता हूं, 4 को रख सकता हूं, 5 को रख सकता हूं, 6 को रख सकता हूं। तो अगर आपके घर में मैक्सिमम 6 लोगों को रहने की परमिशन है, तो उस 6 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो आप बोलोगे सर घर में हो सकता है एक ही व्यक्ति रहे, हो सकता है 2 लोग रहे, हो सकता है 3 लोग रहे, हो सकता है 4 लोग रहे, हो सकता है 5 लोग रहे, और एट द मोस्ट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही हो सकता है कि 6 लोग रहे। कुल मिला के तुम्हारे पास 6 पॉसिबिलिटी ही आया कि तुम्हारे घर में 1 से लेकर के 6 तक के पॉसिबिलिटीज हैं, और हर एक पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर एक ग्रुप है। एक P1 मतलब कि P में 1 इलेक्ट्रॉन, P2 के लिए एक, P3 के लिए एक, P4 के लिए एक, P5 के लिए एक और P6 के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी तक जान करके कि भैया यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहले S क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका D क्यों आया? यहां से दिख रहा है। उसका P क्यों आया? वो भी यहां से दिख रहा है। अगला बात आता है S में 2 ही क्यों आया? तो वो भी आपको दिख रहा है। D में 10 ही क्यों है? वो भी दिख रहा है। और P में 6 क्यों है? वो भी आपको दिख रहा है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हुए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है 2 ग्रुप S के, 10 ग्रुप D के और 6 ग्रुप P के। टोटल कितना हुआ? 2 + 10 + 6, आंसर इज 18। देयर इज 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स तो समझ में आ गया होगा। these vertical columns are said to be or called as group। उसके अलावा दूसरा नाम आता है पीरियड। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स है, उसको मैं काउंटिंग लिख देता हूं। ये हो गया फर्स्ट पीरियड 1, सेकेंड पीरियड 2 लिख दिया इसको, थर्ड पीरियड 3, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड 7th पीरियड। 7 पीरियड्स हैं, इसीलिए जब मैं आपको नंबर पढ़ाया था 122, 334, 345, 456, 456, 7, 5, 6, 7, वो नंबर खत्म कहां पे हुआ था? 7 पे ही खत्म हुआ था। बिकॉज ऐसा नहीं कि उसके आगे नंबर नहीं हो सकते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों पढ़ा अपन ने? बिकॉज आज तक जितने एलिमेंट्स नोन हैं उनको पढ़ने के लिए हमको 7 पीरियड्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए 7 पीरियड तक आज का पीरियोडिक टेबल है। और लास्ट मेंबर, जो लास्ट एलिमेंट आज की डेट तक नोन है, वो यहां पे आएगा। और अगर उसके बाद कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, सिंथेसाइज होता है, तो उसके लिए हमको इस पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें यहां पर और इसके अरेंजमेंट की कि पीरियोडिक टेबल ऐसा ही क्यों है, तो जरा ध्यान समझना। जब मैं उस नंबर की बात करता जो मैंने आपको पढ़ाया, तो उससे हमको क्या मिलता है? 1s मिलता है। 1s के बाद क्या मिलता है? 2s मिलता है। 2s के बाद क्या मिलता है? 2s के बाद क्या मिलता है? 2p मिलता है। 122, 334, तो कौन मिलता है? 3s। फिर कौन मिलता है? 3p। चलते जाते हैं। 334, 345, कौन मिलता है? 5s। 122, 334, 345, फिर कौन मिलता है? 456, 456, तो 4d, 456, 456 हो गया। तो ये क्या हो गया? 334, 345,
456, 456 एक बार और रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा 4f 5d 6p। ये तुम समझते हो इसका मीनिंग क्या है, पढ़ाया जा चुका है। सर ऐसा क्यों पढ़ाया आपने, समझना ध्यान से। 1s एस ब्लॉक पहली बार कहां दिख गया, 1 नंबर पे दिख गया कि नहीं, तो एस ब्लॉक जो होगा वो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। जब हमको डी पहली बार जरा डी मिला, जरा देखो डी यहां पे पहली बार मिला, डी के पहले तक जरा देखो सबसे बड़ा नंबर 4 है कि नहीं। जब तुमको डी पहली बार मिला कहां पर, देखो 3D मिला, 3D मिलने तक सबसे बड़ा नंबर किसका है, 4 का है। इसका मतलब कि डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। देखो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हुआ, 4th पीरियड से स्टार्ट हुआ। पहली बार पी कहां पे तुमको मिला, यहां पे मिला। पी होने तक सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 है कि नहीं। देखो इस यहां से लेके यहां तक पूरे में देखो पहली बार पी यहां मिला, इस पूरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। इसका मतलब पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होगा। आप देखो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हुआ। एक बार फिर बोलता हूं, ध्यान समझना। जब कोई भी ब्लॉक या कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो जो उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उसका पीरियड नंबर होगा। जैसे मान लो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसे मैं जब 3D तक पहुंचा हूं तो 3D के पहले तक देखो हाईएस्ट नंबर ढूंढो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढो। तो 3D का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है। 4s का कितना है, 4 है। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है। तो 3D के पहले हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। इसलिए डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा, तो आंसर 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। डी ब्लॉक देखो 4th पीरियड से है। पी की बात करते हैं, पहली बार आपको पी यहां पर दिखाई दिया, पी के पहले तक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। इसका मतलब पी ब्लॉक फर्स्ट टाइम सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होगा। और बात करते हैं एस की, यहां 1s मिला, इसके पहले तो कुछ और है नहीं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, 1, इसलिए एस ब्लॉक फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हुआ। तो एस ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक ऐसा है जो कि 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, और अगर आपसे पूछा जाए पी ब्लॉक तो आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। एफ ब्लॉक अभी हम लोग यहां डिस्कस नहीं करेंगे, एफ ब्लॉक इसके आगे बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के डिस्क्रिप्शन में आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों दिखाई देता है। तो उसके लिए सीधा सा एक लाइन का आंसर है कि आपको नंबर जो बताए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसी में आंसर छुपा हुआ है पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर का। बात अगर पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं, तो आंसर सर 18 ग्रुप है। एस के 2, डी के 10 और पी के 6, तो टोटल कितना हो गया 18। उसका नंबर लिख देते हैं, ये हो गया ग्रुप नंबर 1, इसको फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे। ये हो गया ग्रुप नंबर 2, इसको सेकेंड ग्रुप। ये हो गया 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां से कौन आ जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, 17 और ये लास्ट में आ गया 18। अब आता था एलिमेंट्स रखने का। तो एलिमेंट रखते हैं, आपको याद होना चाहिए एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप में यहां पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, आपको अब एलिमेंट के नाम भी याद होने चाहिए धीरे धीरे करके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब देखो हाइड्रोजन, यहां पर ऐसा एलिमेंट आएगा, इस वाले में मैंने क्या बोला, एस में 2 पॉसिबिलिटी, एक S1 और एक S2। S1 के लिए हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या है, 1s1। तो S1 वाले सब यहां पर है। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन गौर से देखोगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ाया जा चुका है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन तुमको लास्ट सब सेल का S1 दिखेगा। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। यहां पर सब कौन से होंगे, S2 होंगे। हीलियम का तुम कॉन्फ़िगरेशन देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है,
तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 1s2, तो हीलियम का पोजीशन यहां होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, बहुत से लोग दिमाग में चल रहा होगा अच्छा सर लगता है कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं पढ़ाओ, बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ बस। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन यहां से मैच करता है, इसलिए हीलियम पहले यहीं रखा गया, हीलियम। फिर यहां पर आ गया बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और यहां पे आ गया रेडियम। यहां पर आपको एलिमेंट्स डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहां से डी ब्लॉक है, लेफ्ट टू राइट याद होने चाहिए पहले वाले। ये हो जाएगा यहां पर स्कैंडियम, ये हो जाएगा टाइटेनियम, ये हो जाएगा वेनेडियम, ये हो जाएगा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके बाद स्कैंडियम के नीचे आ जाएगा एट्रियम, लैंथेनम, और उसके बाद आ जाएगा एक्टिनियम। टाइटेनियम के नीचे आ जाएगा जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, नियोबियम, टेंटेलम, इसी डोबेराइनम आता है, बट इन सब के हमको साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहां पर इसके आगे लास्ट मतलब 7th पीरियड के एलिमेंट्स का सिंबल नहीं लिखूंगा। यहां पर आ जाएगा मॉलिब्डेनम, और यहां पर आ जाएगा टंगस्टन, टेक्नीशियम, रैनियम, यहां पर आ जाएगा रुथीनियम, इसके नीचे ऑस्मियम, यहां पर रोडियम, इधर इरिडियम, इधर पैलेडियम, यहां पर प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मर्क्यूरी। आते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है बोरॉन। यहां पर बोरॉन, इसके नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आपको ऐसे नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब देखो, पहले एलिमेंट्स को ऐसे ही रखा गया, हीलियम को यहीं रखा गया, लेकिन क्या देखा गया भाई, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है सेकेंड ग्रुप से, लेकिन हीलियम का प्रॉपर्टी मैच करता है ग्रुप नंबर 18 से, मतलब नोबल गैसेस से। एक बार फिर बोलता हूं, तो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 1s2, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, तो इसको कौन से ब्लॉक में रखना चाहिए था, इट शुड बी प्लेस्ड इन एस ब्लॉक, बिकॉज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटरिंग इन एस सब सेल, तो इसीलिए पहले यहीं पे रखा गया। बट पीरियोडिक टेबल का मेन फंक्शन ये नहीं है कि एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन के साथ रखा जाए। पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पस था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए। ऐसे लोग जिनका बिहेवियर एक जैसा है उनको एक साथ रखा जाए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पढ़ने वाले बच्चों को एक रूम में रख दिया, नहीं पढ़ने वालों को एक रूम में रख दिया, खेलने वाले को एक रूम में रख दिया, ठीक है। ऐसे लड़कों को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, टीचर्स को एक अलग रूम में रख दिया, जो साफ सफाई करने वाले उनको एक अलग रूम में रख दिया, मतलब जिनका प्रॉपर्टी एक जैसा है उनको एक साथ रख दिया जाए। तो पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पस ये था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका की प्रॉपर्टी मैच करता है, नियरली सेम रहता है, सिमिलर रहता है, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो ये देखा गया कि भाई हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो मैच करता है एस ब्लॉक से, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है ग्रुप नंबर 18 से, इसलिए बाद में हीलियम को यहां से उठाया गया, हीलियम को यहां से हटा दिया गया।
और हीलियम को यहां से हटाने के बाद इसको ग्रुप नंबर 18 में रख दिया गया। यहां हम लोग जगह बनाएंगे हीलियम के लिए और ये हीलियम यहां रख दिया गया। इसलिए मैंने आपको ऐसा क्यों पढ़ाया, मैं डायरेक्टली भी पढ़ा सकता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये जितने भी यहां पर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, दिस इज ग्रुप 18, जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं इनको नोबल गैसेस बोला जाता है या ग्रुप 18 एलिमेंट तो बोला ही जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 18 एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आंसर विल बी हीलियम। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। ये हो गया पीरियोडिक टेबल को समझने का मतलब पीरियोडिक टेबल होता क्या है। सर ये बॉक्स क्यों खाली है, ऐसा खाली नहीं है, यहां तक एलिमेंट है, यहां तक एलिमेंट है, बट इन एलिमेंट्स का जो आपको पढ़ना है वो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना है, इसलिए मैंने यहां पर उसको नहीं लिखा। तो ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन कि पीरियोडिक टेबल का शेप ऐसा क्यों है। अब आपको दिख रहा होगा एस ब्लॉक में 2, क्योंकि एस में 2 पॉसिबिलिटी, डी में 10, ई में 6 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स यहां पर रखा गया है। अब हम लोग सीखेंगे हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना, ठीक है। तो आप इसको पहले अच्छे से नोट करके रखेंगे, तो जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है वो मैं लिख दूंगा, उसको नोट कर लेंगे और फिर आगे का डिस्कशन देखेंगे। नोट करिए। अब बच्चों हम लोग यहां पर ग्रुप्स को रोमन नंबर में लिखना सीखेंगे। जैसे जो ग्रुप्स है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, और एक रोमन नंबर में भी ग्रुप्स को लिखा जाता है। तो रोमन नंबर्स में कैसे लिखना है वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। बहुत सिंपल रूल है, जो मैं ट्रिक पढ़ाऊंगा, जनरली मैं ट्रिक्स अवॉइड करता हूं, मैं कंसेप्ट ही पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको एक फैक्ट बता दूं, नीट जैसे जो एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, जेई जैसे जो एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये एग्जाम्स ट्रिक से क्लियर नहीं होते। कोई कितना भी बोले, फैक्ट यही है, कंसेप्ट ही काम में आता है। कुछ एक आध 2 जगह पर ट्रिक काम आता है, एक आध 2 जगह पर, जैसे यहां पर। तो जब ऐसा अगर सोचो कि मैं हर जगह ट्रिक पढ़ूंगा, हर जगह फॉर्मूला रट्टा मार लूंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो फैक्ट है नहीं बन पाओगे। कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हमसे तुमसे सबसे ज्यादा समझदार है, उसको पता है कहां पे क्या करना है। ऐसा हो सकता है कि आप ट्रिक्स रट करके कुछ करके आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स ला लो, हो सकता है, बट ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप लोग ट्रिक्स पढ़ करके ओवरऑल मार्क्स अच्छे लाओ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं कहूंगा कंसेप्ट सीखिए, ये एग्जाम कंसेप्ट का है, ये एग्जाम लॉजिक्स का है, तो लॉजिक ही सीखेंगे, कंसेप्ट ही सीखेंगे, तो कंसेप्ट लंबे समय तक याद भी रहता है, ध्यान भी रहता है। रटा हुआ और ट्रिक्स ये सब लंबे समय तक याद नहीं रहते। कहीं एक आध 2 जगह जरूरत पड़ता है जहां पे सिंप्लीफाई करना होता है चीजों को, जैसे यहां पर, वहां अपन जरूर पढ़ेंगे। जैसे यहां पर देखो बच्चों, 1 से लेकर के 18 तक अपने को ग्रुप्स दिए गए हैं, इनको रोमन नंबर में लिखना है। तो एक सिंपल सी बात समझना, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके रोमन नंबर के साथ ए लिखा जाएगा, जो डी ब्लॉक है और जो एफ ब्लॉक है इसके साथ रोमन नंबर के साथ बी लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके रोमन नंबर के साथ ए लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक के हैं उनके रोमन नंबर के साथ हम लोग बी लिखेंगे। यहां पर मैंने वही लिखा है कि जो एस पी है उसके साथ ए, डी एफ के साथ, मतलब डी और एफ ब्लॉक के साथ बी। अब देखो, अब दूसरी बात सुनो कैसे लिखना है। यहां 1 आया तो 1 का रोमन नंबर लिख दो 1। ये कौन सा ब्लॉक है, एस, तो 1A, फर्स्ट ए हो गया। ये क्या है, 2 है, तो 2 के लिए रोमन नंबर क्या हो गया, सेकेंड, और चूंकि एस ब्लॉक है तो ए लिख दो, सेकेंड ए। यहां पे कौन सा 3 है, तो 3 के लिए क्या लिख लो, थर्ड। कौन से ब्लॉक में आ गए तुम, डी ब्लॉक में, तो क्या लिख लो, थर्ड बी। यहां क्या लिखा हुआ है, 4, तो रोमन नंबर 4 लिख लो। और ये डी ब्लॉक में चल रहे हो तुम, तो क्या लिख लो, 4B। ये 5 है, यहां लिख लो 5, और कौन सा ब्लॉक है, डी, तो क्या हो जाएगा, 5B। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा होता है। ये कौन सा नंबर है, 6, तो इसके लिए क्या लिख लोगे, रोमन नंबर 6 लिख लिया।
ब्लॉक कौन सा है? डी, तो लिख लिया 6B। यहां पर कौन है? 7, तो क्या हो जाएगा? रोमन नंबर 7। ब्लॉक कौन सा है? डी, तो क्या लिख लोगे? 7B। ये कौन सा है? 8। एक बात ध्यान रखना, जो फेकोनी होता है उसके लिए एक ही रोमन नंबर यूज होता है और वो है 8। ये क्या हो गया? फेकोनी का एक ही साथ है रोमन नंबर में रिप्रेजेंटेशन 8। ये रोमन नंबर आया कहां से? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से आया है, उसका डिस्कशन अभी हमको यहां नहीं करना है। तो फेकोनी, फेकोनी इनका एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया था रोमन नंबर के लिए, और वो क्या है? 8। मॉडर्न सिस्टम में ये 3 है, 3 ग्रुप्स है, 8 ग्रुप, 9th ग्रुप एंड 10th ग्रुप। बट ओल्ड सिस्टम में ये एक ही ग्रुप में हुआ करते थे और उस ग्रुप का नंबर क्या होता था? 8। सर इसके आगे क्या करें? यहां तो 11 आ गया, 12 आ गया, अब क्या करें? देखो, जब आपको 2 डिजिट्स में नंबर दिख जाए, फेकोनी तो दिखेगा, समझ में आ गया होगा। जब 2 डिजिट्स में नंबर दिख जाए, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहां तक, तो उस केस में क्या करना है? 1 तो सब में कॉमन है, 11 का 1, 12 का फर्स्ट वाला 1, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 16 का 1 और 17 का 1। 1 तो सब में कॉमन है, तो जो अनकॉमन नंबर है उसको चूज करो। तो यहां पर 11, 12, 13, 14 आगे ऐसे ही, इसमें अनकॉमन कौन है? 1, 2, 3, उसको चूज करो। तो इस 11 का 1 ले लिया, तो क्या हो गया? 1 फर्स्ट हो गया। डी ब्लॉक है ये, तो फर्स्ट बी। यहां 12 है, 12 का पहला वाला 1 कॉमन है, सब में छोड़ दिया, 2 को ले लिया अपन ने, तो 2 का रोमन नंबर लिख लिया, 2 सेकंड हो गया। ब्लॉक कौन सा है? डी, तो सेकंड बी। अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने इसको गलत तरीके से लिखा है, इनफैक्ट गलत लिखा है, उसका आप ध्यान नहीं देंगे। 13 नंबर है, तो 13 का 1 छोड़ दो, बचा कौन? 3, तो क्या हो जाएगा? थर्ड। थर्ड हो गया। कौन से ब्लॉक में आ गया? पी। मैंने क्या बोला? पी ब्लॉक के लिए क्या लिखना है? ए, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ए। 14 में 1 छोड़ दोगे, 4 बचा, तो 4 हो गया। और ये कौन सा ब्लॉक है? पी, तो 4B, 4B। ये कौन सा है? 15th नंबर है, 15 का 1 छोड़ दो, बचा कौन? 5, 5 हो गया। फिर इसका B, तो 5B। ये क्या है? 16, 16 का 1 छोड़ दो, बचा कौन? 6, तो क्या हो जाएगा? ये 6, सॉरी यहां पर कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ए। यहां क्या हो जाएगा? ए। यहां क्या हो जाएगा? 6, और ब्लॉक कौन सा है? पी है, तो क्या हो जाएगा? ए। 17 है, 17 का क्या ले लो? 1 छोड़ दो, 7 पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा? 7 के लिए क्या हो जाएगा? रोमन नंबर 7 लिख लिया। बात है ब्लॉक, तो सर ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के लिए क्या यूज होता है? ए, तो क्या हो जाएगा? 7A। और जो ग्रुप 18 है उसके लिए यहां पर नंबर 0 यूज होता है, रोमन नंबर जैसे यहां पर अपन लिख रहे थे, लेकिन यहां पर क्या यूज होता है? 0। इसको 0 ग्रुप बोला जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? सिंपल सा तरीका क्या बताया? जो एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं या फिर पी ब्लॉक के, एस पी के लिए ए, डी एफ के लिए बी, एस पी के लिए ए, डी एफ के लिए बी। आप देख सकते हो एस में ए है, पूरे पी ब्लॉक में ए है, 18th को 0 बोला गया, और इन सब के लिए क्या है? बी है। डी ब्लॉक के लिए बी है। डी ब्लॉक के अंदर ही कहीं एफ ब्लॉक छुपा है, वो आगे के डिस्कशन में आएगा। अभी एफ ब्लॉक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एस, डी और पी बात कर रहे हैं। इसी के अंदर कहीं डी ब्लॉक छुपा हुआ है। रोमन नंबर कौन सा चूज करना है? बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला? 1 है तो 1 ले लिया, 2 है तो 2 ले लिया, 3 है तो 3rd, 4 है तो 5, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7। फेकोनी मतलब 8, 9, 10 का एक ही नंबर है, रोमन नंबर 8th ग्रुप है। 11, 12 ऐसा नंबर आ गया, 11, 12, 13, 14 आ गया, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सब में 1 कॉमन है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सब में पहला वाला 1 कॉमन है, तो अपन दूसरा नंबर चूज करेंगे। 11 का 1 लिया फर्स्ट, डी ब्लॉक है बी। 12 का 2 लिया, डी ब्लॉक है बी। अब यहां देखो पी ब्लॉक आ गए, तो 13 का 3 ले लिया थर्ड, और पी ब्लॉक है तो ए। 14 का 4 ले लिया, पी ब्लॉक है तो ए। 15 का 5 ले लिया, 5 ले लिया, पी ब्लॉक है तो ए। 16 का 6 ले लिया, पी ब्लॉक है तो ए।
17 का 7 ले लिया, पी ब्लॉक है तो ए, और ग्रुप 18 को बोला गया जीरो ग्रुप। इस तरीके से तुमने सारे ग्रुप्स का नेमिंग जो मैट्रिक नंबर है और जो रोमन नंबर है दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, तुमको सडनली भी बोलता है तो भी तुम बता सकते हो कैसे। तुमको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर एस में 2 पॉसिबिलिटी है इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप रहेंगे, डी में 10 पॉसिबिलिटीज इसलिए डी में 10 रहेंगे, पी में 6 पॉसिबिलिटीज इसलिए पी में 6 रहेंगे। तो फर्स्ट 2 एस, डी के 10 मतलब 10, डी के और देन 6, तो 1 2 एस ब्लॉक। नेक्स्ट 10 मतलब क्या, 3 से लेके 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 काउंटिंग हो गया, डी ब्लॉक हो गया। और फिर 13 कौन स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक, तो 13 14 15 16 17 18। एक बार लास्ट में रिवाइज करना, ध्यान समझना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज लॉजिकल है, बहुत ध्यान समझना। देखो एस में कितनी पॉसिबिलिटी, 2, एस के 2 हो गए। डी में कितनी पॉसिबिलिटीज, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसके हो गए, डी के हो गए। फिर पी में कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6, तो 6 पी के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबर लिखना हो तो 1 2 यहां पे आ जाएगा, 3 से लेके 12 यहां तक आ जाएगा, और 13 से लेके 18 तक यहां आ जाएगा। इमीडिएटली नंबर चाहिए तो भी सिंपल तरीका सुनो। मैंने क्या बोला, एस में कितने होंगे, 2, तो 1 2 एस हो गया, 1 2 एस हो गया। ऑब्वियस है डी 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर टोटल 10 है, काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 हो गया। देखो 12 पे खत्म हो गया। इन केस तुमको क्विक आंसर चाहिए तो क्या करोगे, देखो पी ब्लॉक में पहला एलिमेंट कौन है, बोरॉन। देखो बोरॉन लिख लिया अपन ने। अब बताते हैं पी ब्लॉक कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो अचानक जरूरत पड़ा कि पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे मत 1 2 ऐसे काउंट मत करो, ये तो सीधा कर लो, एस के 2 रहे होंगे, डी के 10, 10 और 2 12 हो गए, 13 से स्टार्ट होगा पी ब्लॉक। फिर बोलता हूं, मान लो तुम्हें पता करना है पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से हुआ, सडनली पता करना है, तो तुमको रटना नहीं है, एस के 2 डी के 10, 10 + 2 कितना हुआ, 10 + 2 12 हुआ, मतलब पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होगा, 13 से होगा। उसके बाद एक और सिंपल तरीका सुनो, बोरॉन है फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, बोरॉन बी। देखो पहले बी लिख देता हूं, बोरॉन फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। अब देखो इस बोरॉन में से मैं यहां से उड़ा देता हूं, कुछ नंबर दिख रहा है, कौन सा नंबर बन गया बेटा, 13 बन गया कि नहीं। देखो देखो इन दोनों को जोड़ दो तो बोरॉन बन गया, इन दोनों को अलग कर दो 13 बन गया। अब देखो इसमें तुमको 13 भी दिख रहा होगा, इसमें तुमको बोरॉन भी दिख रहा होगा, तो बी है, ये देखो 1 3 13 है, जोड़ो बी हो गया, अलग कर दो 13 हो गया। तो बोरॉन का ग्रुप नंबर कौन सा है, 13, और पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन है, बोरॉन, मतलब पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन है, 13। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अब मान लो सडनली तुमको बोला गया 15 नंबर का रोमन नंबर के हिसाब से नेम क्या होगा, 15, अच्छा 15 का 1 उड़ा देंगे, बचा 5, तो रोमन नंबर ले लिया 5, ठीक है। 15 नंबर कहां आएगा, 13 14 15 16 17 18 सब पी ब्लॉक के हैं, ए, तो 5A। मान लो बोला गया तुमसे कि 5 नंबर का कहां आएगा, तो 5 1 2 हो गया इस ब्लॉक, 3 4 5, अरे तो डी ब्लॉक का है, 5 का 5 ले रहे रोमन नंबर में, और डी ब्लॉक है तो 5B, देखो 5B आ गया। इस तरीके से तुम रोमन नंबर में हर एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को लिख सकते हो। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप से आपको दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 18 तक, और टोटल 7 पीरियड्स है, आपको वो भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने रखे जा सकते हैं, आंसर है 118। यहाँ पर मैक्सिमम 118 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, और उसके आगे अगर हमको जरूरत पड़े तो हमको पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो अपने सिलेबस में अभी तक नहीं है, ठीक है। तो आप इस रोमन नंबर को भी साथ में लिख लेंगे। तो बच्चों अभी आप लोगों को मैंने पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में है क्या वो समझाया। देखो अगर पीरियोडिक टेबल तुमको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली ये, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम इजी हो जाते हैं, आपको उसको समझना इजी हो जाता है। इसमें एक एफ ब्लॉक है, वो मैंने अभी नहीं एक्सप्लेन किया है, आपको मैं आगे एफ ब्लॉक भी एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में आपको कोई भी एलिमेंट बोल दिया उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना वो सिखाऊंगा। रैंडमली कुछ भी बोल दिया आप एटॉमिक नंबर बोल दोगे। आपसे बोला गया कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर बताओ, सिल्वर का बताओ, एफबी का बताओ, ठीक है। आपसे बोल दिया गया रुबिडियम का बताओ,
आपसे बोल दिया गया क्लोरीन Cl का बता दो, जेनॉन का बता दो, रैंडमली कुछ भी बोलता है, आप सबका एटॉमिक नंबर ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे। और उसको हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक का नाम है मैजिक नंबर। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मैजिक नंबर, और मैजिक नंबर का मैजिक आप देखेंगे कि आप लोग किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चुटकियों में निकाल सकते हो, बट वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।